हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द गाउट डिस्कशंस। मैं हूं आपका होस्ट दीप्तायन और हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ चार बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान हैं और चारों चारों अलग अलग जगह जगह से बात करेंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं, डेब्यू कर रहे हैं हमारे साथ शाहिद दा जो दिल्ली से बात करेंगे, और उसके बाद शुभ्रदीप दा जो मुंबई से बात करेंगे, और फिर अजीज दा के पास भी आएंगे जो कोलकाता से अभी क्रिक ट्रैकर में काम कर रहे हैं, और उसके बाद जादू शीदा। कैसे हो आप लोग? बस बस बढ़िया। बढ़िया। गुड गुड वेरी गुड। गुड वेरी गुड गुड वेरी गुड। गुड। आप लोगों का एनर्जी देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया का भी एनर्जी बहुत हाई है। और अफगानिस्तान को जैसे मतलब इतना अच्छे तरीके से मतलब रोहित शर्मा ने जो खेला है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि रोहित शर्मा का फॉर्म क्या वापस आ चुका है? पहले आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे डेब्यूटेंट के साथ शाहिद आपको क्या बोलना है रोहित शर्मा के इनिंग्स के बारे में? हाँ, जैसा आपका क्वेश्चन था कि उसका उसका फॉर्म वापस आ चुका है कि नहीं, तो पहले उसमें तो सवाल ये आएगा कि फॉर्म उनका क्या कब था। वो मतलब वो एक क्लास प्लेयर है, वो ऑलवेज अपने फॉर्म पे रहते हैं। उनको शायद उनके ऊपर कैप्टनसी का एक अलग सा प्रेशर था जिसके चलते वो अपने आप को टोटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिरोजशाह कोटला की सॉरी अरुण जेटली स्टेडियम के वो छोटे पिचेस ने उनको शायद से वो मौका वापस से दे दिया, ताकि वो अपने जो जो उनका मेन पावर पॉइंट है, जहाँ से मतलब वो हिट करके खेलना चाहते हैं, एंड हेंस द नेम हिट मैन जो टोटली एप्लीकेबल है उनको, तो वो काम आया। सो बस एक कमी रहेगी कि उनका 150 नहीं हो पाया, अदरवाइज रोहित शर्मा तो ही इज एट हिज प्राइम राइट नाउ। शुभ्रदीप दा, आप तो रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। आप तो बहुत ही खुश है। ये देखो, हंसी ये देखो, हंसी देखो। हाँ, सबसे ज्यादा तो खुश आपसे मैं क्या ही, पूछना क्योंकि है? उन्होंने सेंचुरी मारा। बट एग्री विद शाहित्य कि उनका फॉर्म गया ही कब था जो वापस आएगा। और अगर 150 एग्जैक्टली। करते तो बहुत ज्यादा खुशी होता। गेम एंड करके आना चाहिए था, खत्म करके आना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा बहुत रैश शॉट खेला। जरूरत नहीं था, शायद टायर्ड हो गए होंगे। बट बहुत अच्छा खेला इंडिया, तो काफी अच्छा खेला। एग्जैक्टली। तो हम लोग बात करेंगे कि जसप्रीत बुमराह को भी 4 विकेट मिला है। तो हमारा जो वर्ल्ड कप से पहले एक सवाल था कि हमारा टॉप थ्री इन द सेंस बुमराह, कोहली और रोहित शर्मा तीनों ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो कितने खुश हो आप? अजीत के पास में आऊंगा। जी हाँ, बुमराह मतलब जब से उन्होंने कमबैक किया इंजरी के बाद, आयरलैंड के टूर में वो कैप्टन थे। तो उस टूर में भी उन्होंने मतलब ऐसे बॉलिंग किया जैसे उन्होंने कुछ मतलब महीने मिस ही नहीं किए। जैसे वो इंटरनेशनल खेल क्रिकेट ऑलरेडी खेल ही रहे थे लगातार। तो आके ही उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता वहां पर। फिर एशिया कप में भी हमने देखा कि जब जरूरत पड़ी, वो स्टार्टिंग के ओवर्स में हो या फिर डेथ में हो, बुमराह सब जगह अपना काबिलियत दिखा रहे थे। और अभी वही फॉर्म कैरी किया है उन्होंने वर्ल्ड कप में। 4 विकेट लिया है और बहुत किफायती बॉलिंग भी की थी उन्होंने। हमने देखा कि उनके साथ जो मतलब मोहम्मद सिराज थे, जो साथ के उनके पेसर थे, वो थोड़े महंगे साबित हुए लास्ट मैच में। लेकिन बुमराह का जो एक्सपीरियंस है, उनका जो वेरिएशंस है, उनका यॉर्कर भी सही निकल रहा था, उनका जो डिपिंग स्लोअर डिलीवरी है, उनका जो स्पेशल डिलीवरी हो, जो बॉल एकदम से लगता है बैट्समैन को कि फुल टॉस आएगा, फिर लास्ट मोमेंट में वो डिप करके यॉर्कर आ जाता है, वो बॉल परफेक्ट निकल रहा था। और ये सब बॉल अगर आपका परफेक्ट निकले तो पता चलता है बॉलर एकदम परफेक्ट रिदम में है। और ये रिदम इंडिया के लिए बहुत मायने देगा। जितना टूर्नामेंट बढ़ता जाएगा वो और बॉलिंग करेंगे, उनका रिदम और अच्छा रहेगा। और मैं देख रहा था वो अभी बोले हैं कि अहमदाबाद में वो हमारा नेक्स्ट मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उसके पहले मैच के पहले वो अपनी मम्मी जी से मिलेंगे। और वो बहुत एक्साइटेड है उस बात के लिए। तो आशा करता हूँ माता जी की दुआ से और पूरे भारतवासियों के दुआ से वो बहुत अच्छा बॉलिंग करेंगे अगले मैच में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी राजूशिदा के पास भी आऊंगा। राजूशिदा के पास आऊंगा कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा गेस्चर देखा था कि नवीन उल हक वर्सेस विराट कोहली जो बहुत हीटेड था। इस मैच के पहले बहुत कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैसा होगा, लेकिन विराट कोहली का वो जो गेस्चर था ना बाद में, जो क्राउड को चुप कराने का, मतलब जब नवीन उल हक को टॉन्ट कर रहे थे कि मत करो, मतलब नवीन उल हक को जब टॉन्ट कर रहे थे क्राउड, तो विराट कोहली ने हाथ उठा के बोला कि यार मत करो मत करो। उसके बाद हम लोगों ने देखा उसको हग भी किए। तो क्या लग रहा है कि मतलब आपको क्या कैसा लग रहा है वो सब सीन्स देखने के बाद? आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स, मैं कहूँगा, क्योंकि
स्पोर्ट्स का डेफिनेशन यही है बस। वो आपने जो देखा है फील्ड में वही होता है, ठीक है। दैट इज द अनएक्सप्रेसिबल फोर्स जो आता है, विच यू कैन एक्सप्रेस ऑन वर्ड्स, ठीक है। एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स व्हाट विराट कोहली डिड। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, स्टीवन स्मिथ के साथ भी किया था उन्होंने, ठीक है, जब इंडिया में खेलने आए थे। तो he did that and he gave लास्ट वर्ल्ड कप। Smith a hug. लास्ट वर्ल्ड Exactly, he gave Smith a hug. And same goes to Navin Ulak. And you know, Navin Ulak is just a budding cricketer. I mean, budding cricketer. This is coming up. Heat of the moment हो गया था IPL में, but you know, Virat Kohli is quite matured. He is at his prime. He is, I mean, we don't know. We hope we could see him further in the further World Cups as well. But you know, this is just a period which we can recall, like what Sachin used to do, you know, during the end of his career. So, I mean, it's a gesture which a champion could do, and we expected it from him, and he delivered. When your bat talks, you know, everything goes right for you. So I think it was a very brilliant gesture, and it would boost the confidence of the young Nabinullah as well, because they didn't have a very good time till now in the World Cup. And I think something you know, a situation or a something like that could boost you up for the World Cup as well, because tensions are gone, you know, cricketers, you know, and that's a friendly nature, that's the beauty of sports. तो राजू सीधा अभी हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा गेम होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और आपने जो कहा था कि पाकिस्तान दिस टाइम इज लुकिंग लाइक अ वेरी गुड बैटिंग ओरिएंटेड टीम, एंड एक्चुअली दे आर प्रूविंग इट, लाइक दे चेज डाउन 340 प्लस अगेंस्ट श्रीलंका द लास्ट डे, एंड मोहम्मद रिजवान व्हाट अ प्लेयर। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हो उस मैच से? I think it will be a, you know, a very big tussle as it used to be, and no doubt about that. But I think this time it's around Pakistani batsmen against Indian bowlers for me personally, because I think Indian balls are picking up in the right time, and Pakistan batsmen are, you know, are coming up all guns blazing right now. Yeah, Netherlands match में थोड़ा एक flaw आया था उनका top order में, but the middle order looks, it looks really different with Iftikhar and Rizwan coming back into the form. They have the master in the face of Babar Azam, and the youngster himself who scored a century in the last match in such a tough situation. So I think a lot of will depend on Babar a bit, because previously Rizwan and Babar, they broke that jinx of Pakistan against India in the T20 World Cup, which we all remember. They chased on a total of around 150 or 160 something without any loss. So you can't actually write them off, because it's a 8-0, and I think history doesn't matter in cricket or in any sport. Records are meant to be broken, and touch wood, I don't want that record to be broken. But there is उधर एक कहावत है जो हम लोग फुटबॉल में बोलते थे कि यू नो अटैक विंस यू मैचेस एंड डिफेंस विंस यू टाइटल्स। आई थिंक इन दिस वर्ल्ड कप दिस, आई मीन, ये कहावत हम लोग बोल सकते हैं दैट बैटिंग माइट विन यू मैचेस बट bowling will win you the tournament. So that is something which I believe, and I'm very happy that India bowling attack looks very formidable, and they are picking up the right time. Same goes to Pakistan will come up with a very, they are a confident unit actually, and they will be coming into the match with a lot of boost, because it's not because they have chased down against Sri Lanka, but the amount of run which they have chased down after losing two quick wickets, I think that's very much commendable. 340 रन कहीं भी कोई भी पिच में चेस करना कुछ आम बात नहीं होता, स्पेशली आप जब 30 रन के अंदर 2 विकेट गवा देते हो, ठीक है। सो पाकिस्तान विल बी ऑन फुल फोर्स, एंड जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, दोनों टीम का खून बहुत अच्छी तरीके से खोलता है, सबको पता है। So I think Pakistan will come strong in this match, as well as India, because has been playing really well. They played really well against Australia. वो भी प्रेशर में थे, 2 रन पे 3 विकेट गिर गए। उधर से कम बैक करके ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को उन लोग ने हराया है। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ रोहित शर्मा, ओ माय गॉड, लाइक शुभ्रदीप दा का तो हंसी आ ही गया पहला। तो आई थिंक रोहित शर्मा, आई मीन,
गूजबम्स आ गया था मेरे को। वो जो भी जब भी खेलता है वो ऐसे, वो 70 80 बनाता है ना, तो मेरा दिल तो खुश हो जाता है। आई थिंक ही इज द मैन टू लुक आउट फॉर। बट अगेन आई थिंक रोहित शर्मा अगेंस्ट शाहिन शाह अफरीदी, विराट कोहली and Rohit Sharma against Shaheen Shah Afridi will be a battle to look out for, because I'm very really not much worried with the spinning department, but I am quite a bit concerned with the in swingers with Shaheen Shah Afridi bowls normally. And the way, initially Rohit Sharma in the first 10 20 overs he struggles a bit when the ball is coming in. So I think that's the way, that's the area which I think if India could negotiate in first 5 6 overs, then I think the score could go berserk. Actually, I can see in Ahmedabad pitch, the pitch which we are expecting, if India doesn't lose any wicket early while batting first, I don't see anything less than 330 or 340 against this Pakistan attack. And if Pakistan bats first, I think it will be a 50-50 game, because once Pakistan bats first, if they score around 282 or 90, we all know they defend the totals very well. But yeah, they have a bit of they lack a bit of bowlers. But if the ball swings a bit in the in the beginning, that might cause a problem for the Indian batsman. But you can say like Shubman Gill, we don't know actually Shubman Gill play or not. But according to my sources today, what I have heard that like he's among the nets, but he's not fully fit actually right now. Okay, so India might not risk him against Pakistan. We will hope for the best, but I think it's very युवराज important for the युवराज middle order to. I think it's very important for the Indian middle order to take a bit of responsibility. Like Shreyas Iyer and the way Rahul played, it's very much in the hands of India right now. So let's hope for the best, and I think yeah, whichever team which will keep the nerves on the crease, will have a bit of patience, will prevail. युवराज सिंह ने बोला भी है कि शुभमन गिल को थोड़ा मोटिवेशन भी शायद दिया है, कि बोला है कि मैंने कैंसर लेके मैंने 2011 वर्ल्ड कप खेला था। तो अभी और जिद्दा के चेहरे पे भी हंसी आएगी युवराज सिंह के बारे में मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ इसीलिए। तो जो भी है, तो शुभमन गिल शायद खेलेंगे। हम लोग चाहते हैं कि शुभमन गिल खेले सैटरडे को, लेकिन वो टीम का कॉल होगा, वो कितना फिट होते हैं ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि ईशान किशन ने भी बहुत बढ़िया मैच खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ। जो भी है, मैं अभी शाहिद तोदा के पास आऊंगा। शाहिद तोदा, आप इस मैच में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो पाकिस्तान से? मतलब इस वाला मैच में ये पाकिस्तान टीम बहुत फॉर्मिडेबल लग रहा है। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस पाकिस्तान टीम से? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा ऋषिदा ने बताया कि ये पाकिस्तान के बैटिंग वर्सेस इंडिया का बॉलिंग होएगा, तो उसमें मतलब जितना मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत उससे डिसएग्री भी करना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया के जो टॉप 5 है वो सारे के सारे मैच विनर्स हैं अपने 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 एरिना में। और अभी जो 2 मैचेस हुए इंडिया के, उसमें 2 डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स सामने आए। बैटिंग डिपार्टमेंट का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वहां पे पहले 3 विकेटें गिर जाने के बाद वहां पे केएल राहुल और कोहली ने पूरा जिम्मा संभाला, और उनकी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं। कोहली ने ऑल्दो 50 बनाया, लेकिन रोहित शर्मा ने और ईशान किशन ने संभाल ही लिया था। तो और उसके अलावा हमने श्रेयस अय्यर का जो छोटा सा कैमियो भी देखा, उससे इतना पता चलता है कि मतलब ही इज ऑल्सो अ वेरी फॉर्मिडेबल प्लेयर हु कैन मेक एनी डे हिज ओन डे इफ ही वांट्स, and that is why he is in the team after a prolonged injury that he has suffered. और रही बात इंडिया के बॉलर्स की, जब हम आते हैं तो जैसे ऋषिदा ने बोला कि हाँ, मतलब वो सही टाइम पे सारे के सारे पीक कर रहे हैं। अगर हम देखें कि अभी जैसे बुमराह का है, मतलब जो अफगानिस्तान वाले मैच थी उसमें एक तो फिरोज शाह कोटला का बाउंड्री इतना छोटा है जहाँ पे सारे बॉलर्स एक मिनिमम, मतलब सारे के सारे ऑन एन एवरेज 7 की इकोनॉमी में मार खा रहे थे। वहां पे बुमराह ने 4 विकेटें निकाल दी एज अ पेस बॉलर, जो फॉर्मिडेबल है, मतलब जो एक्सेप्शनल है, और वो उनका क्लास दर्शाता है। एज सिंपल एज दैट। और वो शायद ही कोई और कर पाए। उसके अलावा इस पिच में ये जो अफगानिस्तान का पिच है यहाँ, सॉरी सॉरी, ये जो अहमदाबाद का पिच है यहाँ पे ज्यादा ओडीआईस उतनी मतलब हुई नहीं है रिसेंट में, करंट में, कि इनका कोई स्टैट में हमको कंपेयर कर सके। बट यहाँ पे आईपीएल बहुत ज्यादा हुए हैं, तो आईपीएल के स्टैट्स को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ झलकता है कि शुभमान गिल की कमी यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा, अगर वो नहीं खेले
तो उनकी कमी हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो उनका शायद यहाँ पे 2 सेंचुरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड 3 50s भी है। तो शुभमन गिल यहाँ मतलब एज वी कॉल हिम द प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, सो दैट इज वेरी राइट। मतलब वो अपने होम टीम के लिए यहाँ पे खेलते हैं, गुजरात टाइटंस के लिए, तो उनको इस पिच की ज़्यादा परख है। एंड सेम गोज विद हार्दिक पांड्या एज वेल, being the skipper of the team, uh, being the skipper of Gujarat Titans, which he sports at the same ground। तो उनका भी यहाँ बहुत ज़्यादा उनके पास्ट लीडरशिप का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। उसके अलावा विराट कोहली एज एवरग्रीन एज अ प्लेयर ही इज, उनका भी यहाँ पे रोल हमें बहुत ज़्यादा समझ में आया। लेकिन अभी आपके सवाल पे आता हूँ, जो आपने कहा कि पाकिस्तान के बैटिंग का क्या वो कितना फॉर्मिडेबल है, तो उसमें पाकिस्तान अभी अपने पाकिस्तान एज अ उनका टीम, मतलब नॉट ओनली अबाउट द बैटिंग पार्ट बट एज अ टीम, मतलब उनका बॉलिंग तो अच्छा हमेशा ही रहता है, बट इस बार उनका बैटिंग भी अच्छा हो रहा है। और स्पेशली सब उनके कॉन्टिनेंट, इंडियन पिचेस और पाकिस्तान पिचेस क्वाइट सिमिलर है। तो एज अ टीम आपको क्या लगा? एज अ टीम पाकिस्तान इज अ वेरी कॉम्प्लीट टीम। मीन्स इवन आफ्टर not getting their pace trioka in this World Cup due to injuries, still they are quite a very complete team। पाकिस्तान अपने बॉलिंग के लिए जाना जाता था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो अपने बॉलिंग के लिए ही ज्यादा जाना जा रहा था, क्योंकि उनके बैटिंग में उतने कुछ मैच विनर्स नहीं थे एक्सेप्ट फॉर 2 और 3। लेकिन अभी आप देखेंगे कि फकर जमान को बेंच करके उसके जगह अब्दुल्ला शाफिक को लाए हैं। वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट में ओपन करते हैं, तो उनकी जो उनके जो स्किल्स है, उनका जो बैटिंग का तरीका है और उनका जो करंट फॉर्म है, वो काम आ रहा है, जो कि हमने लास्ट मैच में देखा। एक इतना बड़ा रन चेज में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा नॉक संभाला। रिजवान एज गुड एज अ प्लेयर, ही इज दैट गुड एज एन एंटरटेनर एज वेल, क्योंकि उन्होंने जो क्रैम्प के साथ किया वो भी देखने लायक था। वो उनका क्रैम्प आ जा रहा था, तो वो भी जनरली होता नहीं है किसी के साथ, बट रिजवान तो रिजवान है, अलग बात है। और बाकी पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है उनमें उनकी उनमें सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन वो है कि उनके अगर टॉप के 3 गिर जाते हैं, तो ये चीजें हर टीम के साथ संभव नहीं होगी कि वो फिर से वहां पर संभाल ले। श्रीलंका का बॉलिंग उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, वो काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप लेके यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनकी भी काफी इंजरी कंसर्न्स थी। तो जो वेले लगे हैं वो लोग सब अभी रिसेंट 19 से उठ के आए हैं। इवन मैच चलते दौरान रवि शास्त्री ने कमेंट्री में भी कहा था कि वो लोग अगले वर्ल्ड कप के लिए ज्यादा सूटेबल थे देन दिस वर्ल्ड कप। नो वंडर दे आर प्लेइंग गुड, गुड फॉर देम, बट दे कुड हैव बीन अ बेटर एसेट फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप देन दिस वर्ल्ड। उसके बाद क्योंकि वो श्रीलंका का थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप था, ऑल दो वेरी गुड, बट स्टिल उसमें पाकिस्तान ने अपना बैटिंग दिखाया, और पाकिस्तान ऑब्वियसली मैच उन्होंने अच्छा खेला, वो मैच जीते। बट इंडिया के एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के सामने ये चीज क्या वो दोबारा अगर ऐसे सिचुएशन में वो आते हैं, तो ये चीज दोबारा रिपीट हो पाएगी कि नहीं, ये भी एक देखने लायक चीज होगी। बाकी टीम वाइज देखा जाए तो उनके कुछ प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, लाइक शादाब खान, जो शायद से उस मतलब द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज नॉट एबल टू लिव अप टू द पोटेंशियल एज मच एज ही कुड। उसके अलावा बाकी अब्दुल्ला शाफिक अगर अपना फॉर्म को कंटिन्यू करे, और रिजवान जैसे खेल रहे हैं, और द एलिफेंट इन द रूम बाबर आजम, उनको वो अगर अपने फॉर्म में वापस आए, द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, then it would be a great match to see between the number 1 and number 2 ODI teams right now। मैं अभी औजिज़दा के पास भी आऊंगा। औजिज़दा, लाइक शाहिदुल्लाह सेड, लाइक कि शुभमन गिल इज द प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, कि हम लोग कितना मिस करने वाले हैं अगर वो नहीं खेल। मतलब उनका शायद बहुत, मतलब बहुत, उन्होंने आईपीएल में भी उधर बहुत अच्छे रन्स बनाए हैं। इवन हार्दिक पांड्या के ऊपर भी नजर रहेगी। तो आप कितने एग्री करते हो? पहले तो मैं शाहिद तो भाई का एनालिसिस को मतलब दाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। मैं तो मतलब सुन रहा था बहुत ख्याल ध्यान से। तो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस उन्होंने किया है। और आपके जो क्वेश्चन है बुमराह को लेके और इंडियन टीम को लेके, शुभमन गिल को लेके, तो शुभमन गिल आज ही सुबह अहमदाबाद पहुंचे हैं और 1 घंटा उन्होंने नेट सेशन भी किया है। तो मतलब इंडिया टीम उनका फिटनेस का ध्यान भी रख रहा है और कोशिश कर रहा है कि
अगर हो सके तो अहमदाबाद वाले पाकिस्तान मैच में उनको खिलाने की कोशिश करा रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अहमदाबाद का कंडीशंस में, जैसे शायद तो ने कहा कि मतलब शुभमन गिल अपने गेम प्ले को एक अलग स्तर पे ले जाते हैं अहमदाबाद में। और कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, जैसे हमने देखा वीवीएस लक्ष्मण का ईडन गार्डन्स में रिकॉर्ड, या फिर रोहित शर्मा का ईडन गार्डन्स में जो रिकॉर्ड है। तो ये कुछ प्लेयर्स के लिए होते हैं, कुछ ग्राउंड्स लकी होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से शुभमन गिल जैसे प्लेयर अगर उनको मैच मिले। हाँ, एक बात है कि डेंगू ऐसा इलनेस है, ऐसा बीमारी है जो आपको बहुत वीक कर देता है। तो अगर बैटिंग वो कर भी दे, लेकिन क्या उनके पास मतलब 50 ओवर फील्डिंग करने का क्षमता अभी होगा, उनका फिजिकल कंडीशन अभी उस तरीके की होगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन बीसीसीआई का मेडिकल टीम ऑब्वियसली उनको मॉनिटर कर रही होगी, तो वो लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। लेकिन मुझे लगता है अगर नहीं भी खेले शुभमन गिल, फिर भी हमारे पास ईशान किशन है जो कि काफी अच्छा फॉर्म में है। उनके लिए भी डिफिकल्ट रहता होगा, ईशान के लिए, कि पहले वो ओपनर शुभमन के साथ compete कर रहे थे। फिर जब इंडिया ने शुभमन को ही फिक्स कर लिया अपने ओपनर के ध्यान से, ओपनर के हिसाब से देखा, फिर ईशान को मिडिल ऑर्डर में आके खेलना पड़ा। उधर भी उन्होंने अच्छा खेला एशिया कप में। फिर अभी वो शुभमन के गैर मौजूदगी में उनको अभी ओपन करना पड़ रहा है। तो उनको भी उनके लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस है। उनका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा कि हर अलग अलग पोजीशंस पे बैटिंग करने का फ्लेक्सिबिलिटी आएगा उनके उनमें। और अगर हम लोग बैटिंग देखें इंडिया का, तो सारे बैट्समैन फॉर्म में है। अभी जो सूर्य कुमार यादव बैठे हैं बाहर, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 250 मारे थे। तो एक टीम के लिए ये वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे प्लेयर्स, सिर्फ आपके 11 में नहीं, जो आपके 15 में है, उनमें से ज्यादातर लोग अगर फॉर्म में रहा, तो बहुत ही अच्छा होता है एक टीम के लिए। कि आपको पता है कि एक आधा प्लेयर का अगर मतलब भगवान ना करे कुछ इंजरी हो गया, छोटा मोटा निगल हो गया, तो आप दूसरी प्लेयर को खिला के वो जो आपका मेन टीम का प्लेयर है उनको थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं, कि आगे का मैचेस जाके वो 100% होके खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइट स्क्वाड है, मतलब 11 का ही स्क्वाड है, बाकी का प्लेयर्स आप लोग का फॉर्म में नहीं है, तो आपको 80% 70% का प्लेयर को भी आपको खिलाना पड़ता है, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। और इसलिए इंडिया के पास वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, उनका डेप्थ है स्क्वाड में, कि किसी भी प्लेयर को वो रिप्लेस कर सकता है किसी भी प्लेयर से। हमने देखा है बेंच में शामी जैसा प्लेयर है, 11 वर्ल्ड कप के मैचेस में 31 विकेट है शमी का, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। तो वैसा एक प्लेयर हमारा बेंच में है। फिर उधर आपका अश्विन और शार्दुल ठाकुर, इनमें से स्विच कर रहे हैं इंडिया नंबर 8 पोजीशन में। तो इस मैच में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अश्विन अगर वापस आए या फिर शार्दुल से कंटिन्यू करे इंडिया टीम। तो ये बहुत मेरे ख्याल से यही एक चेंज हो सकता है। और अगर दूसरा चेंज होगा वो शुभमन के फिटनेस पे होगा, तो अगर वो फिट हो जाए तो वो डायरेक्ट ईशान किशन की जगह आ जाएंगे टीम में। और श्रेयस अय्यर का जो रन मिला लास्ट मैच में, 23 या 24 रन उन्होंने बनाए थे, कुछ 23 बॉल में 25 रन शायद बनाए थे उन्होंने। तो वो भी क्रूशल है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करना क्रीज में एक वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में। तो उनका फर्स्ट वर्ल्ड कप है, तो उनका बैट से रन आया, जितना भी रन आया वो फिनिश किया मैच को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब विकेट थ्रो करके आ गए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बैट्समैन के लिए ज्यादा कुछ गेन नहीं करना होता है, कि आपको जाना ही है, 20-25 रन ही मारने हैं। तो आपका वो मोटिवेशन फैक्टर जो है, कि अगर लंबा इनिंग्स खेलने का मौका रहे तो बहुत अच्छा है। आप सोचेंगे ठीक है आज मेरा दिन है, मैं बड़ा खेलूंगा, लेकिन जाके बस 20-25 रन बनाना थोड़ा अलग सा है, थोड़ा मुश्किल सा बात है बैट्समैन के लिए मेंटली। तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और विराट कोहली भी हम अगर हम देखें तो कितने अच्छे फॉर्म में है। पहला मैच में तो 85 जो बनाया उन्होंने, मतलब वो किसी 100 से सेंचुरी से कम नहीं था वो इनिंग्स। और फिर ये वाले इनिंग्स में भी उन्होंने 50 बनाया, जो आपका अपना पर्पल पैच है वो कंटिन्यू किया, एक्सटेंड किया है। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी रोहित शर्मा भी फॉर्म में है, विराट कोहली भी फॉर्म में है, ये दो पिलर्स है बैटिंग के। और इनको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे सूर्य कुमार जैसे श्रेयस अय्यर, फिर ईशान किशन, या फिर शुभमन आया तो शुभमन। तो सारे प्लेयर्स इंडिया के फॉर्म में है, बॉलिंग भी अच्छा लग रहा है, जडेजा ने विकेट लिया है, कुलदीप यादव फॉर्म में है। तो ओवरऑल एक राउंडेड वेल राउंडेड टीम है, एक कॉम्पैक्ट टीम है। उसी अगर एंगल से अगर आप पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान के फकर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक लास्ट मैच में जो आए, बहुत ही बेहतरीन सेंचुरी बनाया था। हमने देखा था एशिया कप में भी उन्होंने एक मैच खेला था, उसमें 50 बनाया था। और बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लेयर है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। टेक्निक का तो कोई उनका दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छा टेक्निक है उनका। और
ऐसा नहीं है कि बस ब्लॉकिंग गेम खेल सकते हैं, वो अटैकिंग भी खेल सकते हैं। दिखा हमने 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट था उनका लास्ट मैच में। और फिर बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, फिर भी पाकिस्तान ने मतलब बाबर आजम का बैट से रन नहीं आया, फिर भी पाकिस्तान 2 मैच जीता। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान टीम के लिए। और इसी कारण अभी का जो कंपटीशन होने वाला है, इंडिया मुकाबला होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान में, इसका इंटरेस्ट लेवल थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि पहले हम लोग देखते थे पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप उतना अच्छा नहीं होता था, सिर्फ एक बाबर आजम था, उनके इर्द गिर्द जो बैट्समैन थे उनका मतलब ज्यादा कोई उनके बारे में सुना नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत शफल करते रहते थे अपना लाइनअप्स। अगर आप देखें 2015 को जो टीम था, फिर 2017 का जो टीम था, आपका टॉप 5 टॉप 6 अगर देखें इंडिया का ज्यादातर सेम रहता होगा। हाँ, किसी ने रिटायर किया उनका बात अलग है, लेकिन हम लोग का जो 13 में खेला था वही टीम लगभग वही टीम 15 में खेला है, वही टीम लगभग 17 में खेला है। लेकिन आप अगर पाकिस्तान का देखें, वो लोग का टीम चेंज होता रहा है। तो अभी जो पाकिस्तान के बैलेंस टीम में सौद शकील आए हैं, टेस्ट मैच में हम लोग जानते हैं वो उनका 70 के ऊपर एवरेज है। तो मतलब एक सॉलिड प्लेयर है, सॉलिड इंक्लूजन है पाकिस्तान टीम में। इफ्तिकार अहमद जो उनका फिनिशर है वो भी अच्छा फॉर्म में दिख रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप है उनका। पेसर्स भी अच्छे हैं, शाहीन अफरीदी अगर विकेट से थोड़ी बहुत मदद मिले तो बहुत डेंजरस हो सकते हैं, हैरिस लेने की काबिलियत रखते हैं। और उनका बस एक ही दिक्कत है, स्पिन स्पिन बॉलर्स स्पिनर्स। मुझे लगता है शादाब खान का मतलब अभी वो ना ड्रिफ्ट मिल रहा है उनको, या ना उनको टर्न मिल रहा है। वो शायद कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा फ्लाइट दे बॉल को। हम पहले देखते थे वो थोड़ा बॉल को पुश करते हैं, बैट्समैन को हरी करते हैं, एलबीडब्ल्यू विकेट्स के लिए जाते हैं, बॉल के लिए जाते हैं। अभी शायद वो थोड़ा टर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उनका वो जो अभी जो क्या बोलते हैं उनकी इफेक्टिविटी जो है वो अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जैसे पहले था, जैसे 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा था। और मोहम्मद नवाज को भी हम लोग देखे, बहुत अच्छे स्पिनर है, लेकिन फ्रंट लाइन विकेट टेकर नहीं है आपका। वो ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन एकदम ऐसा बोला नहीं है कि आपको 2-3 विकेट लगातार हर मैच में देगा आपको। तो ये स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान का, ये एक एरिया है जो इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है मिडिल ओवर्स में। तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है ओवरऑल। तो क्रिकेट लवर्स के लिए आई थिंक सुपर सैटरडे होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुभ्रदीप दा के पास आऊंगा कि शुभ्रदीप दा, जैसे ऑजिज दा ने कहा कि कॉम्बिनेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, कि आपको क्या लगता है कि ये बहुत हैप्पी हेडेक होने वाला है कि बहुत सारे प्लेयर्स, मतलब इंडिया के सारे प्लेयर्स ही अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो आपको क्या लगता है कि कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है मतलब सैटरडे के मैच के लिए? माइक 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 माइक। हाँ, अगर हाँ। शुभमन गिल 100% फिट नहीं है तो इंडिया उनको नहीं खिलाएगा, ये पक्का बात है। बट अगर वो खेल रहे हैं तो मजा आएगा देखने में कि कौन बाहर जा रहा है। तो अब मैं सबसे पूछना भी चाहूंगा कि सबको क्या लगता है, अगर इफ शुभमन गिल इज प्लेइंग तो उसके वो किसके जगह अंदर जाएगा, मतलब कौन बाहर कौन जाएगा, तो मैं सबसे जानना चाहूंगा। और एक बात है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मोहम्मद शमी कब खेलेगा, क्योंकि उस लेवल का प्लेयर अगर आपके टीम के बाहर बैठा हुआ है तो मतलब आपका टीम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मोहम्मद शमी कोई और टीम में होता तो एनी डे हमेशा प्लेइंग 11 में रहता, तो उसका मुझे बहुत वेट है वो कब खेलेगा। और शुभमन गिल खेलेगा तो कौन बाहर जाएगा, वही उसका भी वो जानना है, देखता है कौन क्या होगा। और आई थिंक अश्विन शायद खेलेगा शार्दुल ठाकुर की जगह, मुझे लग रहा है कि अश्विन प्ले करेंगे। शुभमन गिल का जब बात हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर वो 100% फिट नहीं है तब तो खेलेंगे नहीं, ये पक्का है। बट अगर 100% फिट है तब देखने का बात होगा कि कौन बाहर जाता है, सबसे पहला बात ये। और आई थिंक शार्दुल ठाकुर की जगह अश्विन प्लेइंग 11 में खेलेंगे। और मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि मोहम्मद शामी कब खेलेंगे। मतलब आई नो मोहम्मद सिराज अभी नंबर 1 बॉलर है, बट स्टिल आई वांट टू सी बुमराह एंड शमी टुगेदर। क्योंकि मोहम्मद शमी अलग ही लेवल के बॉलर है। क्योंकि इरफान पठान ने कहा है कि मोहम्मद शमी अगर कोई दूसरे टीम में होते तो हर मैच खेलते प्लेइंग 11 में रहते हैं। बट इंडिया टीम में ओवर बेंच में है, तो इंडिया टीम का टीम बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो भी बेंच में है। और स्टिल आई एम वेटिंग कि वो कब खेले। ठीक है, लेकिन अगर आप मोहम्मद शामी को भी लाते हो टीम में और रविचंद्रन अश्विन को भी लाते हो टीम में, तो आपका बाहर कौन जाता है? जडेजा को क्या आप बाहर करोगे? छोटा मुंह बड़ी बात। मैं मोहम्मद शमी और बुमराह मेन पेसर, और थर्ड पेसर हार्दिक पांड्या। Agreed, कौन agreed. नहीं रहेगा तुम ही समझ लो।
ये मेरे तरफ। ठीक है, ठीक है। और शुभदीप दा, अभी आपको क्या लगता है कि एक्स फैक्टर्स कौन होंगे इंडिया पाकिस्तान मैच में? दोनों टीम से ही मैं पूछ रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि इंडिया के साथ बाबर आजम रन करेंगे, और एक्स फैक्टर रिजवान तो है, बट कहीं ना कहीं आई फील बाबर आजम रन कर सकते हैं, और इंडिया की तरफ से हर कोई एक्स फैक्टर ही है। ओके, ओके, ठीक है। और शाहिद तो दा, एक्स फैक्टर्स कौन हो सकते हैं दोनों टीम से मैं? एक्स फैक्टर की बात करें तो ऐसे एंकर इनिंग्स तो जितना हम इंडिया टीम में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विराट कोहली का ही डिपार्टमेंट है, बट एक्स फैक्टर की बात करें तो मेरे को लग रहा है कि इंडिया के साइड से वो श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें वो मौका मिला नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग है, तो चांस है कि श्रेयस अय्यर को अपना कोटा ऑफ बैटिंग मिलेगा इस पाकिस्तान के टीम में आए तो। ऑफ कोर्स अब्दुल्ला शाफिक, उनमें वो पोटेंशियल है कि वो अपना जो फॉर्म है उसको बरकरार रखे, बट उसके अलावा हाँ, जैसे शुभ्रोदित ने कहा कि बाबर आजम, क्योंकि वो 2 मैच से चले नहीं है, तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि वो इंडिया के अगेंस्ट में अपना फॉर्म वापस रिगेन करने का ट्राई करे। बट मैं सबसे जानना चाहूंगा कि अगर शुभमन गिल फिट है और वो खेल रहे हैं तो बाहर कौन जाएगा? मैं आई मैं एवरीवन, एवरीवन। हाँ, शायद तो स्टार्ट कीजिए पहले। शुभमान गिल, अ, अगर वो फिट रहे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो फिट रहे तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ईशान किशन, ऑल्दो ही इज प्लेइंग एक्सेप्शनली गुड, बट स्टिल उन्हीं का उन्हीं का बनता है कि वो बाहर जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे अपने एक पोजीशन में खेल रहे हैं जहां से उनको हटाना बनता है नहीं इस टाइम। ऑब्वियसली ईशान किशन के साथ वो अनफेयर हो रहा है, जैसे अजरिस्तान ने कहा था कि पहले वो ओपनर के लिए लड़ रहे थे, फिर वो मिडिल ऑर्डर के लिए लड़ रहे, फिर अचानक से उनको ओपनिंग कराने वापस से भेज दिया गया, लेकिन अब जो है सो है। लेकिन आप शुभमान गिल अगर टीम में वापस आते हैं तो शायद ईशान किशन को ही बैठना पड़ेगा। जी मेरे दा, को भी अभी सर। सॉरी, हाँ सॉरी, मतलब सॉरी। ऑप्शन तो दोनों ही है, ऑप्शन तो दोनों ही है, मतलब श्रेयस अय्यर है या फिर, तो अभी मतलब दोनों ही बैट्समैन फॉर्म में है, तो मतलब मेरे ख्याल से तो किसी को भी बिठा दो, किसी को भी खिला लो, मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम ये होता अगर दोनों में से मतलब इजी हो जाता इंडिया के लिए कि एक फॉर्म में था एक नहीं था, तो डायरेक्ट जो फॉर्म में नहीं है उनको आप बाहर बिठा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा, क्योंकि वो नंबर 4 जो पोजीशन है वो मतलब अगर युवराज सिंह के बाद हम लोग देखें कि किसी कोई अगर एक बैट्समैन ने उस जगह पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है वो है, ख्याल से उस पोजीशन में उनको ही बैक करेंगे मैनेजमेंट। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है ईशान के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से उनको ही बैठना पड़ेगा अगर शुभमन खेला तो। हम्म, मैं थोड़ा हटके जाऊंगा। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू साहित्य आदिश था, मैं उनसे अग्री करता एक्चुअली, बट मेरा एक्चुअली सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, बिकॉज मैं थोड़ा हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जो बोलते हैं मैं उसमें थोड़ा मैं जाता हूँ, थोड़ा मैं उस बेसिस में मैं थोड़ा एक्चुअली जाता हूँ ज्यादातर। तो मेरा वर्ल्ड कप का पहले से मेरे को पता है श्रेयस अय्यर ही शायद खेलेगा, पर अगर आप मेरे से पूछो तो मैं वर्ल्ड कप का पहले से मेरा यही था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरे को लगता था ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए। ओनली रीजन इज बिकॉज ओनली हॉर्सेस फॉर कोर्सेस which tends because they have Nawaz and Shadab. They both are incoming bowlers to Ishan Kishan. ठीक है, same goes to New Zealand. It's Sodhi if he plays against India, बहुत बात का बात है फिर भी, and Satna incoming deliveries, so it will be easy for Ishan Kishan to score runs and accelerate the innings in between. So for me, Ishan Kishan in that number 4, Shubman Gill opens, and rest I go with Shubhrodit Da. I think for me, Shami comes in for Siraj and Ashwin for Shardul Thakur. Though Siraj is, I mean, he's one of the best right now in the world, but I think Mohammad Shami has, given quite a bit of problems to Pakistan batsmen in the present, in the past, as well as Siraj did as well. But I would like to see Shami in Ahmedabad because Gujarat Titans के साथ वो खेले भी हैं and he has the experience. बिल्कुल। और अगर मेरे से भी पूछोगे तो मैं भी अजीज दा, शाहिद दा, शुभदीप दा से सहमत हूँ कि ईशान किशन को ही बैठना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। पहले शुभमन गिल फिट हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं।
और मैं ऋषिदा से भी यही पूछूंगा कि आपका एक्सपेक्टेड कौन है, क्या लगता है? अगर पाकिस्तान जीतता है तो मेरे को तो लगता है शाहीन शाह अफरीदी एंड रिजवान। ठीक है। अगर इंडिया जीतता है तो विराट कोहली ऑब्वियसली, एंड द अदर प्लेयर विच एवरी टाइम ही प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान ही परफॉर्म्स वेल। ठीक है, दैट इज हार्दिक पांड्या। ओके। अब मैं अजीजा के पास आ जाऊंगा। अजीजा, क्या लगता है मैं कि कौन हो सकता मैं थोड़ा मतलब मैं थोड़ा हट के जाऊंगा। तो पाकिस्तान के लिए मैं पिक करूंगा सौद शकील और इफ्तिकार अहमद को। सौद शकील क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत ही डिपेंडेबल बैट्समैन है। अगर 2-3 विकेट शुरू में गिर गया पाकिस्तान का तो सौद शकील का के पास एबिलिटी है लंबा इनिंग्स खेलने का। तो मैं उनको एक एक्सपेक्टर प्लेयर बताऊंगा इनके टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। और दूसरा होगा इफ्तिकार अहमद। उनके पास एबिलिटी है फिनिश करने का, बड़े शॉट्स खेलने का। जो ऑफ स्पिन है वो मतलब बहुत अच्छी तरीके से बॉल करते हैं, मतलब एकदम उनको पार्ट टाइमर नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों प्लेयर्स पाकिस्तान से एक्सपेक्टर बन सकते हैं। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लिए मेरे दोनों प्लेयर्स रहेंगे। एक तो श्रेयस अय्यर होगा मिडिल ओवर्स में, क्योंकि वो स्पिनर्स को टेक ऑन कर सकते हैं। हमने देखा था वो वर्ल्ड कप का अभी तक का सबसे जो बड़ा सिक्स था वो लास्ट मैच में श्रेयस अय्यर ने मारा था। और श्रेयस अय्यर मेरे लिए एक एक्सपेक्टर रहेंगे। और बॉलिंग में मेरे ख्याल से कुलदीप काफी बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। थैंक यू हमें समय देने के लिए। आज मैं पहले अभी शाहिद सौदा के पास ही आऊंगा। शाहिद सौदा, आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ने, मतलब ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मेरे को तो कुछ 20 मिनट पहले पता चला कि मेरे को यहाँ पे जुड़ना है, तो काफ़ी नर्वस भी था, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि मैं आप लोगों के साथ समक्ष आ पाया। एंड ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली वे 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 मोर एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड देन मी, एंड इट्स माय प्रिविलेज दैट मैंने अपना पॉइंट आप लोगों के सामने रखा। आई एम रियली रियली ग्लैड। आशा करते हैं कि ऐसा आप कुछ फिर नहीं से है हम लोग भैया, के साथ आपका जुड़ेंगे। एनालिसिस बहुत टॉप गन था फ्रॉम माय साइड एकदम मतलब। एकदम एकदम मैंने वीडियो में भी बोला एब्सोल्युटली था, स्पॉट बहुत ही अच्छा एनालिसिस था। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे फ्यूचर में भी। है ऑफ कोर्स आप लोग बुलाओगे तो क्यों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अभी शो एंड करने का वक्त आ गया है। थैंक यू सबको। और अगर हम लोगों का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, एनालिसिस लाते रहेंगे, और वर्ल्ड कप में हम लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।